मर्दान में कल पॉजिटिविटी की शरह 33% थी, पेशावर 26%, नौशेरा 20%, बहावलपुर 38%, फैसलाबाद 25%, लाहौर 27%, मुल्तान 21%, रावलपिंडी 28%, कराची कल 13% और हैदराबाद 14% पे पहुंच गया। तो वहां पे भी डबल डिजिट इस वक्त जो है शरह हमारी पहुंच चुकी है। अपना भी ख्याल करें, अपने घर वालों का भी ख्याल करें, अपने पाकिस्तानी भाई जो दूसरे हैं। ये रमजान का महीना जिसके अंदर हमारी तो सारी तवज्जो होनी चाहिए इबादत करने के ऊपर, वहां पर हम बीमारों की तीमारदारी कर रहे हैं और लाशें उठा रहे हैं इस वबा की वजह से। तो खुदा का वास्ता तो कुछ संजीदगी की जरूरत है और मैं आपसे अपील करता हूं कि इसके अंदर कुछ संजीदगी दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास खान साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें कोरोना वबा की। तो सख्त पाबंदियों और वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना की तीसरी लहर दुनिया भर में ख़तरनाक हो रही है। पाकिस्तान में भी कोरोना की सूरत हाल खासी खौफनाक होती जा रही है। NCOC के मुताबिक यौमिया केसेस 5000 से बढ़ चुके हैं और एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 83,000 से ज़्यादा हो गई है, जिनमें से 4528 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पिछले हफ्ते से अमवात में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों में 148 अफराद इस मोहलिक वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ पंजाब में 104 अमवात हुई हैं। इस वक्त लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के बड़े शहरों में सूरत हाल कंट्रोल से बाहर है और कोरोना फैलाव की शरह तकरीबन 20% पर पहुंच गई है। इसके बावजूद बाजारों और मार्केट्स में शहरियों का रश नजर आ रहा है। बेएहतियाती की जा रही है, जिस पर आज वफाकी वजीर असद उमर साहब ने पाबंदियों से मुतल्लिक एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने ये खबरदार किया है कि अगर अवाम SOPs पर अमल नहीं कर रहे तो सूरत हाल इंतहाई संगीन हो सकती है, जो कि हो भी रही है। और आइंदा जुमे को नई पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बड़े शहर हैं जो बंद करने पड़ सकते हैं। इसी मुनासबत से सवाल आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। आपके ख्याल में कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है, क्या लॉकडाउन का खतरा बढ़ गया? जिस तरह असद उमर साहब भी कह रहे हैं कि कुछ बड़े शहर हैं जहां पर मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ सकता है। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वैक्सीन मंगवाएं और हंगामी बुनियादों पे मंगवाएं और लगवाएं। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। जितने शहरों का आपने डाटा पढ़ा, माशाल्लाह पाकिस्तान के सारे बड़े शहर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, और कमाल डाटा आ रहा है कि हर बंदा इसके अंदर शामिल हो रहा है कि जी कोरोना बढ़ रहा है। और परसेंटेज 28%, 26%, 15%, 11%। सिंध का था ना कि थोड़ा सा कम है, तो वो भी हैदराबाद और कराची का भी डाटा कितना आ गया है। और हम कहाँ खड़े हुए हैं कि सिर्फ हम टेलीविज़न पे अपील करके और गायब हो जाते हैं। क्या इंतज़ामिया मुतारिक हुई? बिल्कुल नहीं हुई। हमारे लोग पिछली दफ़ा जो थोड़ा बहुत कर रहे थे, इस दफ़ा उसको सीरियस नहीं ले रहे। इतवार वाले दिन NCOC में तमाम सूबों के वज़राए तालीम, वज़राए सेहत और सेहत के हुकाम मौजूद थे। वो सब कह रहे थे कि स्कूल मत खोलें, लेकिन शफकत महमूद साहब और सूबाई वज़रा अड़ गए कि नहीं स्कूल खोलने, अब खोलने आप। ये जो डाटा है, ये बात इस बात की गमाजी करता है कि हमें सीरियस होना पड़ेगा कि लोग हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। और वो जो शुरू से आ गए जी कुछ नहीं होता, मौत तो आनी है, बिल्कुल मौत आनी है और बरहक है, लेकिन दुआ और दवा दोनों चीज़ें हैं। हम हर रोज़ ये बात करते हैं कि भाई ये दोनों सुन्नत हैं। यही हमारे ईमान का भी हिस्सा है कि हमें सेहत सफाई रखनी है। जब आपको तलकीन की जाती है कि आपने इस तरीके से चलना है, कि आपने ठीक अंदाज में काम करना है, लेकिन हम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हैं। पीर के दिन 2 दिन पहले भी मैंने ये बात कही थी कि लॉकडाउन मुकम्मल करें। ये जो असद उमर साहब को आज बात करने का ख्याल आया कि हम जुमे से देखेंगे, भाई ईद के ऊपर जब कारोबारी मराकज़ में शॉपिंग बहुत बढ़ जाएगी, फिर प्रेशर आएगा ताजरों का कि मत करें। आप जुमे का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आपने आज रात को क्यों नहीं फैसला किया कि हम आज लॉकडाउन करेंगे? मैं पहले भी कह रहा था, आपको ट्रांसपोर्ट बंद करनी पड़ेगी कुछ दिनों के लिए, शहरों में राब्ते तोड़ने होंगे, मुकम्मल हू का आलम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फिर ये जो लहर है कुछ रुकेगी और इस दौरान आपको वैक्सीन लानी चाहिए। ये हंगामी दौरे वहाँ होने चाहिए। सवाल पे तो हम आएंगे वज़ीर ख़ारजा के, जो अगले हफ्ते या 4 हफ्ते पहले होने चाहिए थे, वो करते रहे, लेकिन उन मुल्कों में जाएं जहां वैक्सीन आपको मिल सकती है। आपको टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं?
लोगों को इस वबा के रहमो करम पे, जहां आप ना तलकीन कर रहे हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया करते थे, बात करते थे, अब एक ज़िमनन जिक्र होता है कि खुदारा बचत कर लें। नहीं, ना गवर्नमेंट सीरियस हो रही, लोगों का तो बिल्कुल क्लियर है कि जानने को तैयार ही नहीं है कि ये वबा है। मतलब हमारे पास एक PhD डॉक्टर हैं इसी पैनल में, इस वक्त स्टिल पे हैं, मतलब वो भी इसको साइंसी बुनियादों पे कहानी कह के मानने के तैयार नहीं है कि भाई बचत कर लो, दवाई वैक्सीन है उसको लगवा लो, कहानियां ना बनाओ, लोगों को फलसफा उल्टा ना बेचो। खुदारा सब लोगों से ये अपील है कि जिसको वैक्सीन का आ गया है, जो एज ग्रुप में आ गया है, एक तो जिसने नहीं कराई रजिस्ट्रेशन वो फ़ौरन कराए, और जो साहिब इस्तिताअत हैं वो वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लें जहाँ प्राइवेट मिलती है, और लेट ना करें, क्योंकि यही इसके हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ना गवर्नमेंट सीरियस हो रही है, ना हम सीरियस हो रहे हैं। सही जी। अयाज साहब, जाहिर है अब ये ख़तरा तो बढ़ गया है, लॉकडाउन का जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जिस तरह से असद उमर साहब कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि शहर बंद कर देने से भी आप इस वबा को कंट्रोल कर सकते हैं गवर्नमेंट? पहले तो मुझे एहतजाज करने की अगर इजाज़त दे दें आप। जी बिल्कुल, बड़ी ज्यादती, एहतजाज की इजाज़त देखिए ली नहीं जाती, वो कर दिया जाता है। ये राना साहब ने कह के शाह महमूद कुरैशी साहब को मजबूर किया कि वो बेचारे निकले हैं मुल्क से, कुछ दौरे शुरू किए उन्होंने, फिर तनकीद कर रहे हैं कि 4 हफ्ते पहले करना चाहिए था। राना साहब ये ज्यादती है यार, वो आप ही के कहने पे बेचारे इस मुल्क से निकले हैं और उन्होंने कुछ दौरे शुरू किए हैं। आपको तारीफ करनी चाहिए थी उनकी कि यार वेरी गुड, वो निकले तो है ना मुल्क से, वो अगले हिस्से में करेंगे। अच्छा चले, वो फिर इसके बाद वो आपके लिए वैक्सीन के लिए भी निकलेंगे, लेकिन वैक्सीन का जिम्मेदारी उन्होंने असल में NCOC को दी हुई है, इसलिए वो उस पर बात नहीं करते। तो NCOC में बैठ के वो वहाँ बैठ के फैसले कर लेते हैं, और उनको लगता है कि जी जुम्मे को फैसला कर लेंगे, ये होगा। अब इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है हमें ऑन ग्राउंड, आप देखें ईद आ रही है, आप चूँकि खातून हैं, आप बेहतर समझ सकती हैं कि आजकल ख़वातीन का रश सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, और वो बच्चों को साथ लेके जा रही होती हैं, और कपड़े की दुकानों पे। अच्छा, वो टाइम इतना कम है, उसको या तो टाइम बढ़ा देना चाहिए ना, वो टाइम इतना कम होता है कि उस पर रश पड़ जाता है एकदम, और फिर कोरोना फैलने का खतरा। और फिर पिछली दफ़ा तो बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब चूँकि बच्चों में भी फैल रहा है तो इसलिए और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें मैंने कल वो जिक्र किया था, समोसे और पकौड़ों की दुकानों पे जो रश बन रहा होता है शाम को, लाइनें लगी हुई हैं। फिर कुछ लोग, आज भी एक तस्वीर अगर आपने देखी हो एक्सप्रेस में छपी हुई है, कराची में जहाँ वो 10 रुपये kg को फल वो बेचना उन्होंने शुरू किया, वहाँ देखें किस तरह से लाइनें लगी हुई थी। तो जाहिर है जहाँ से एक गरीब आदमी को सस्ती चीज़ मिलेगी वो तो टूट के पड़ेगा वहाँ, क्योंकि अदरवाइज़ तो वो तसव्वुर नहीं कर सकता ना कि कुछ उसको खाने के लिए भी मिल सकता है। तो वो जो साइंसी बुनियादों पे बात होती है ना, वो बुनियादी तौर पे यही होता है कि आप ये देखें कि रश कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कहीं टाइम बढ़ा दें आप, कहीं वो बंद कर दें बिल्कुल। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि पिछली दफ़ा भी हमें याद है कि सख्त तरीन लॉकडाउन था, और जब ईद के करीब फिर एकदम खोलना पड़ा उसको, क्योंकि ताजरों ने सारा साल इंतज़ार करना होता है इस मौके का, लोगों ने भी ज़ाहिर है भाई ईद की शॉपिंग के लिए निकलना होता है। तो फिर बेहतर तो यही था कि आप ये लॉकडाउन को 4 हफ्ते पहले कर लेते और हालात इतने ख़राब ना होते, और अब आपने बिजनेसेस सारे खोले होते, लोग आराम से जाके शॉपिंग भी करते। और अब चूँकि उस वक्त आपने नहीं किया वो, और लोग एहतियात नहीं करते, मैं आपको बताऊं सच्ची बात है, क्योंकि अगर किसी के को खुदा न खास्ता उसको बीमार हो भी तो वो ये परवाह नहीं करता कि मैं बीमार हूँ, और अगर मैं कहीं मूव कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, कहीं हजूम में मेरी वजह से और लोगों को लगेगा। क्योंकि हम बहैसियत मजमूई जो कौम है, हम अपना सिर्फ सोच रहे होते हैं, हम कौम के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि वो कौमें और हैं जो ये सोच रही होती हैं कि मुझसे किसी को खतरा ना हो। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि किसी और से हमें खतरा ना हो, हमसे किसी को खतरा होता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा ख्याल है अब भी बहुत देर कर दी गवर्नमेंट ने, कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी। तो मेरा ख्याल है स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें इनको कर लेनी चाहिए, कहीं 1 हफ्ते के लिए बंद कर दें, कहीं 2 हफ्ते के लिए कर दें, और उसके बाद इस पर काबू पाने की कोशिश करें। सही जी। फैसल साहब, आपके ख्याल में जैसे असद उमर साहब ने कहा है कि बड़े शहर बंद किए जा सकते हैं अगर कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि लॉकडाउन हो सकता है जिस तरह असद उमर साहब कह रहे हैं? ताकत है उनके हाथ में, कर सकते हैं, ताकत के जोर पे तो हो सकता है, इसमें क्या मसला है। पिछली ईद का एयाज साहब ने हवाला दिया कि पिछली ईद के जो आखिरी के शुरू के पहला जो अशरा था
उसमें तो सारी दुकानें बंद थी। दूसरे अशरे में जो है दुकानें खुली, और दूसरे में और तीसरे में गैर मामूली इंतहाई हद तक जो है ना रश तक में, उससे पहले भी रमज़ान से पहले भी काफ़ी अरसे तक जो है वो दुकानें जो है वो बंद थी, तो 1.5-2 महीने बाद खुली थी। गैर मामूली रश था। क्या हुआ ईद के बाद? तो कौन से सड़कों पे तो फिर तो लाशों के ढेर होने चाहिए? नहीं थे। हद तो ये हुई कि जो कोरोना का तनासुब था रमजानों में, वो ईद के बाद गिरना शुरू हो गया। ये डेटा कह रहा है, वो गिरना शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका तो वाज़ेह मतलब ये है कि रश जो है वो कोरोना नहीं फैला रहा। फिर इतने बड़े बड़े जनाजे हुए, मौलाना अपना रिजवी साहब का जनाजा, खादिम हुसैन रिजवी साहब का जनाजा हुआ, कितना बड़ा जनाजा था। आप देखें ना, उसमें कोई लाखों, बिला शुबा बिला मुबालगा जो है वो लाखों आदमी था। क्या हुआ उसके बाद? कोरोना कितना फैल गया? तो इसका मतलब क्या है? रश तो फिर कोरोना नहीं फैला रहा ना। तो फिर किस चीज से बढ़ता है? एहतियात में और खौफ, देखिए एहतियात में और खौफ में इस फर्क को जानना जो है ना वो बहुत जरूरी है कि एहतियात क्या चीज होती है और खौफ क्या चीज होती है। हम एहतियात नहीं कर रहे, हम खौफ फैला रहे हैं। हम खौफ को जी खुद भी डरे हुए और खौफ से सामने वाले को जो है डराना चाह रहे हैं। भाई खौफ से क्यों डरा रहे हो? मत डराओ खौफ से, मसले का हल तलाश करो। मसले का हल क्या है? वैक्सीन है। आप ये बताएं ना कौम को कि ये कोरोना को आए हुए तकरीबन 1.5-2 साल हो गया, इस हुकूमत ने वैक्सीन की तैयारी के लिए क्या किया है? कोई एक कदम कोई बता दे हुकूमत, हमने एक कदम आगे बढ़े हो, सोचा हो? सोचा भी नहीं है कि वैक्सीन कैसे बनानी है। कोई इजलास हुआ वफाक की सतह पे? इतने बड़े बड़े जो बुकरात और सुकरात बैठते हैं, कोई एक इजलास किया इन्होंने कि हमने वैक्सीन की तैयारी कैसे करनी है? नहीं करा। चले नहीं बनाई, फिलिंग की प्लानिंग कर लेते कि हमने फिलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे फिलिंग की प्लानिंग भी नहीं की। अब भी सारा फोकस सिर्फ है ना आप वैक्सीन पे करें। वैक्सीन आपको बचाएगी। ये अदाकारियां, ये ड्रामेबाजियां, ये खौफ फैलाना, ये से आप कोरोना से नहीं बच सकते। जमीनी हकाइक पे रह के फैसला करें, साइंस की बुनियाद पे फैसला करें। नहीं कर सकते दूसरों से सीख लें। आपने एक मोनोपोली कायम की हुई है, लोगों की मोनोपोली को तोड़े। जिन लोगों ने पाकिस्तान में साइंस पे कब्जा करके रखा हुआ है, जो लोग मेरिट की बुनियाद पे लोगों को आगे नहीं आने दे रहे, पूरी साइंस की जितने भी शोबे में रजवाड़े बन गए लोगों के, उस रजवाड़े में किसी अहले इल्म का जो साइंस को समझता हो वो दाखिल नहीं हो सकता। उन रजवाड़ों को तोड़े। पहले आप एहतसाब करना है, नैब ने पहले इस साइंस की माफिया का एहतसाब करे, जिसके अरबों खरबों रुपए भूखी नंगी कौम के लोगों के ऊपर खर्च हुए हैं। क्या इनकी कंट्रीब्यूशन है इस पूरे कोरोना में? कोई पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि कोई साइंसदान है इस कोरोना में? देख कितना बड़ा अलमिया है। हम कहते हैं हम एटमी ताकत हैं। आप मुझे बताएं इस कोरोना के पीरियड में कोई हमें महसूस हुआ कि इस मुल्क में भी साइंसदान नाम की कोई बला रहती है, कोई मौजूद है, कोई ऐसा इंसान है जिसको हम कह सके भाई ये साइंसदान है पाकिस्तान का? बस हमारे लिए कोई शर्म की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत काबिल लोग हैं। अमेरिका वालों की भी 2 ही आंखें होती हैं, 2 ही कान होते हैं, एक ही दिमाग होता है। हमारे पास भी हुआ है। हमारे यहाँ मेरिट के आगे बैरियर लगा देते हैं, यहाँ लोग कब्जा कर लेते हैं। कई अशरों से लोगों ने जो है यहाँ पे अपने रजवाड़े बनाए हुए, वहां कोई दाखिल नहीं हो सकता। उनको तोड़ें, ये फैसला करें, इस कौम को बनाई। खौफ नहीं बेचे, खौफ से कोरोना नहीं जाएगा आपके। जी आमिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इनको छोड़े। मैं कहा वो साइंसदान सहाफत में आ गए, सहाफत के अलावा बाकी सारे काम करते हैं। मतलब इनकी मंतक सारी दुनिया से अलग है, लिहाजा ये इनका हल कुछ नहीं हो सकता। संजीदा गुफ्तगू हो रही है, 22 करोड़ लोगों की जिंदगी इसका हल है ही नहीं। यानी ये मुख्तलिफ लोगों को हमारे ये जो इस तरह की हरकतें करते हैं ये लोगों को मरवाने का बाइस होते हैं। इतना लोग यानी अजीबोगरीब किस्म का हवन्नक फलसफा लेके बैठ गए कर दो और अजीबोगरीब भाड़ छोंक रहे हैं यहाँ पे। मैं आपसे मैं इल्म की बात आएगी आप इनसे करेंगे, ये चोरापन शुरू कर देंगे। सही है जी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ साहब छोड़ें यार, आप उसमें साइंस में जाएं यार, पता नहीं क्या पढ़ के आप कॉमेडी फिल्म ज्वाइन करें। आप कॉमेडी फिल्म छोड़े, कॉमेडी फिल्म चला तो आपने रखी है भाई। सिचुएशन बहुत खराब है, हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मीडिया के ऊपर बहुत कम कवरेज है। तमाम चैनल्स को, चाहे वो आपके पैमरा हो या कोई और गवर्नमेंट ये NCOC या ये बात करें, इसको ज़्यादा कवर करें, लोगों को अवेयरनेस लेकर आएँ, बताएं कि इसकी सिक्योरिटी क्या है। हमारे हमसाए मुल्क में 3 लाख केसेस एक दिन में हो रहे हैं और ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। सेकंड ये कि देखें गांव की लाइफ और विलेज लाइफ में ये कोई केसेस नहीं है। मेरी भी थोड़ी सी ज़मीन है डिस्ट्रिक्ट सजावल में, किसी को भी कोरोना नहीं है, सब बड़े मदद है, गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिल रहे हैं, कोई नहीं है। एक तो ओपन एयर में रात को सोते हैं, ओपन एयर में लोग रहते हैं, फिर नंबर 2 उनकी इम्यून सिस्टम ठीक है।
इसका मतलब ये कि हमारी पॉपुलेशन 30% जो अर्बन है ये ज़्यादा अंडर थ्रेट है। और इसके अंदर नाउ वी हैव टू से कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम पहले इसके लिए अरेंज करें, उसमें भी 40 या 50 से अबव देख लें कितने लोग हैं, उनको आपने वैक्सीनेशन इमीडिएट करानी है। तो गवर्नमेंट अगर इस डाटा को लेके चले तो मेरे ख्याल में बहुत कम होंगे और हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ये वैक्सीन हमें चाहे चाइना से खरीदनी पड़े, चाइना में और भी उन्होंने प्रॉमिस किया है, हमें उनसे खरीद के लिए हर बार डोनेशन में नहीं जानी चाहिए, हमें खरीदनी चाहिए। शायद चाइना से ये रिक्वेस्ट करें अगर हम लोग टेक्नोलॉजी दे सकें और हम इंजेक्शन से बनाना शुरू कर दें तो इसकी कॉस्ट प्राइस बहुत कम हो जाएगी। ये बात करने की है। थर्ड ये कि जहाँ भी ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन करना चाहिए। अगर लाहौर के कुछ हिस्सों में है तो उस हिस्सों को कर दें, ना ज़्यादा हिस्सों को करें। ज़्यादा लॉकडाउन करना भी ज़ाहिर है कि इकनॉमिकली और गरीब लोगों के लिए, रोजगार जो दिहाड़ीदार तबका होता है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ईद के दिन आ रहे हैं, ईद के दिन में सब ने, जिन दुकानदार हैं उन्होंने कमाई भी करनी है, वो भी एक बहुत बड़ा है, उससे बहुत बड़ी इकोनॉमिक फेलियर हो जाएगी। ये काफ़ी एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को बैठ के एनसीओसी का मतलब यही कि हम सारी प्लानिंग करें कि हमने वैक्सीन कैसे लेनी है, इंडिजिनस कैसे बनानी है, मीडिया कैंपेन कैसे चलानी है, शहरों को कैसे कंट्रोल करना है, हमने मॉनिटर विलेज लाइफ को कैसे मॉनिटर करना है, सब चीज़ें करनी चाहिए, तभी इसका हल निकलेगा। हमें सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। और साथ ही साथ अब डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर को कहा जाए कि आप कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो इंश्योर करें, मास्क, फासला और तफरीक गाहें जो हैं, शादी हॉल जो बंद कर दी गई हैं उनको इंश्योर करें कि वहाँ लोग ना जाए, होटलों में न जाएँ। तो इससे फ़र्क पड़ जाएगा। हमें पैनिक पे नहीं आना। अल्लाह ने पहले भी करम किया था, हमें बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला फजल करेगा, लेकिन एहतियात, अपनी अहमियत, अपनी कोशिश उसको जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पेंडेमिक से निकल जाएंगे। बिल्कुल जी। इलियास साहब, देखिए जी, सूरत हाल ये है कि SOPs गवर्नमेंट ने जो मुतारफ़ करवा दिए। अब जो पंजाब में जो सूरत हाल है आप देख लें, SOPs वगैरह जो लगाए हैं सिर्फ कागज़ों की हद तक हैं। मार्केटिंग खुल रही है, 6 बजे तक खुल रही हैं, जो भी है। सूरत हाल रश इतना ज़्यादा होता है, जैसे पहले कहा था कि इतने फासले से लोगों को करें, इतने दुकानदार घुसें, स्कूल नहीं खोलने चाहिए थे, स्कूल भी खोल दिए। अब ये जो सूरत हाल है ये इनसे काबू से बाहर हो गई है। हॉस्पिटलों में रश बढ़ गया है क्योंकि पंजाब में अकेले में 41,000 पेशेंट्स हैं जो इस टाइम एक्टिव हैं जो हॉस्पिटलों में। बाकी जो पेशेंट्स हैं कई ऐसे हैं जिनको घर भेज दिया गया, और जो जिनको घर भेज दिया जाता है वो कुछ ठीक होते हैं, वो फिरना शुरू कर देते हैं, मोहल्ले में लोगों से इधर उधर मिलते हैं। तो इससे ये वबा है, ये फैल रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए सख्ती करनी है। सड़कों पर देख लें आज उसी तरह रश है, कौन इसको कंट्रोल करेगा? अगर इनको समझाना चाहिए, लोगों को ख़ुद भी समझना चाहिए, दुकानदारों को, अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं, अगर खुला है तो इसको मुकम्मल लॉकडाउन जाने से बेहतर है कि कारोबार कुछ होता रहे, चलता रहे। जिस तरह भी ये 50% अपनी कैपेसिटी कर दें इसी सरकारी दफातर में, लोग उसी तरह जा रहे हैं, रश है सड़कों पर, इसी तरह कचहरियों में जाते हैं, तो उस तरह ये वबा है जिस तरह कह रहे हैं कि नहीं ये फैलती है सांसों से, एक दूसरे के करीब से, कोई खांसता है कि इस तरह, तो जहाँ किसी को हाथ लगाते हैं किसी जगह पर, तो इस तरह ये मुसलसल फैल रही है। और इसमें पंजाब में आप देख लें कि जो सूरत हाल है बड़ी खौफनाक है। आप देख लें कि यहाँ वाद भी सबसे ज़्यादा होने लगे। हाँ जी। एक साल के दौरान जो बच्चे हैं 26-27 हज़ार बच्चे हैं जिनकी 1 से 18 साल तक उम्र है वो मुतासर हुए हैं। और पिछले एक महीने 5,000 बच्चे हैं जो मुतासर हुए हैं इस कोरोना के। हॉस्पिटलों में कोरोना के मुतासरीन बच्चे जो हॉस्पिटल में मौजूद हैं इस टाइम, न्यू हॉस्पिटल में तमाम जो हैं थिएटर्स वगैरह, ऑपरेशंस वगैरह, OPDs वगैरह बंद कर दी गई, सिर्फ पेशेंट्स वगैरह को देख रहे हैं, कोरोना के पेशेंट्स को। तो ये सूरत हाल इधर से अंदाज़ा लगाना चाहिए। जबकि NCOC को कहा था कि पंजाब में, ये लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ मास्क पहनाने की सख्ती की गई, कुछ दिन लोगों के चलान किए, फिर उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। अब ये तमाम जो सूरत हाल है इसको जब तक खुद कंट्रोल नहीं करेंगे, लोग खुद नहीं समझेंगे, इसी तरह सूरत हाल बढ़ती रहेगी। और लाहौर में जो सूरत हाल है इस वक्त, तमाम पंजाब से इधर लोग आते हैं हॉस्पिटल में, आप देखें लोगों के रश लगे हैं हॉस्पिटल में, और क्या करें बेचारे, इसी तरह देख रहे हैं टेस्ट नहीं हो रहे, इस तरह बुरी सूरत हाल है। और जो वैक्सीन की जहाँ तक बात है, आप देख लें यहाँ प्रोटोकॉल पर वैक्सीन लगने लग गई है, लोगों के घरों में जाके इस तरह सर्विस का स्टार्ट किया, और देखें किस किस को लगी है। यहाँ तो वैक्सीन चोरी भी हो गई, ज़ाया भी हो गई, उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। क्या सूरत हाल ये है, जब तक
बेहतर तरीके से सख्ती से काम नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये वबा बिल्कुल आप कंट्रोल सही नहीं कह रहे हैं। होगी। आवाम को खुद जगह पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। अगर लॉकडाउन की तरफ जाना है तो ज़ाहिर है एकदम से लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, जिस तरह से अयाज साहब भी कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप लॉकडाउन की तरफ बढ़े। अगर हालात कंट्रोल से बाहर है, ज़ाहिर है हालात को मामूल पर लाने के लिए कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा है बैकडोर डिप्लोमेसी की खबरों में कितनी सदाकत है, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। सिफारती महाज की अगर बात करें तो उसमें बड़ी पेशरफ देखने में आ रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब खलीजी मुल्कों के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा इस वक्त UAE के बाद ईरान के दौरे पर हैं और ईरानी हुकाम से उनकी मुलाकातें जारी हैं। और बड़ी कामयाबी ये देखने में आई है कि ईरान ने पाकिस्तानी कीनू की बरामद पर आयद पाबंदी को ख़त्म कर दिया है और दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने के अज़्म को दोहराया। और इससे पहले वज़ीर ख़ारजा ने मुत्तहिदा अरब इमारात का 3 रोज़ा दौरा किया है। आला हुकाम से अहम मुलाकातें की उन्होंने और इन मुलाकातों से पाकिस्तान को कर्जे से मुतालिक बड़ा रिलीफ मिला है कि UAE ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब के इमदादी कर्ज की वापसी को मुअख्खर कर दिया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी से मुतालिक भी खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका में तैनात UAE के सफ़ीर ने यह दावा किया है कि अरब इमारात पाकिस्तान और भारत के दरमियान सेहतमंद और फंक्शनल दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुमकिन बनाने के लिए सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बता भी दिया, UAE का पाक भारत में सेहतमंद ताल्लुकात के लिए सालसी का एतराफ़ सामने आया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आपके ख्याल में ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी की खबरें हैं, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, मेरे ख्याल में सदाकत तो है, बैकडोर डिप्लोमेसी तो ज़रूर हो रही है, लेकिन जनरली बैकडोर डिप्लोमेसी ऐसी होती है कि फिर पता नहीं चलता अनलेस का रिजल्ट आना शुरू हो जाए। और बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू ही मेरे ख्याल में हमारी जो चीज़ जंग बंदी हुई है वो भी इसका हिस्सा होना चाहिए। और फिर उनके एम्बेसडर ने बड़ा क्लियर कह दिया UAE के अमेरिका में कि जी हाँ जी पाकिस्तान ये थ्रू ही सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि उसके लिए साजगार माहौल पैदा करने की है। क्या इंडिया कोई थोड़ा सा भी ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले रहे हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा हो कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस और वो चाहता है कि मुज़ाकरात हों और फ्रूटफुल हों, पर्पसफुल हों? ये अभी तक मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि देखें उसी तरीके से वहाँ पर नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, उनके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, अरेस्ट किए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, बहुत सख्तियाँ उसी तरह से हो रही है, हिंदुओं को बातकारी की जा रही है। कहीं ना कहीं तो कोई एक ऐसा स्टेप हो कि हम ये कहें कि इंडिया ने कश्मीर में लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, उनके खिलाफ ऑपरेशन बंद कर दिए, उनके कारोबार खोल दिए, वहाँ पर हिंदुओं के जो डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं, बातकारी कर रहे हैं, वो बंद कर दी, तो हम ये कहें कि माहौल बेहतर हो रहा है बातचीत के लिए। 370 और 35A तो खैर मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल लगता है इससे डिप्लोमेसी का हाल होगा, वो भी उन्होंने रिस्टोर नहीं किया। कश्मीर के हालात भी ठीक नहीं करे, तो कौन सी वजूहत है कि पाकिस्तान कैसे उनसे डायलॉग करेगा? यही बातें मेरे ख्याल में बैकडोर में डिस्कस हो रही होंगी कि आप एक साजगार माहौल पैदा करें। और इम्पॉर्टेंट उसमें ये है कि इंडिया को चाहिए कि कोई ना कोई कश्मीर में ऐसी विजिबल चेंजेस नजर आए जिससे हमें पता चले कि इंडिया सीरियस और बाद में इसको लेके आगे चला जाए। क्योंकि अगर इस तरीके से मुज़ाकरात होंगे, इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान ने, इंडिया ने जो 370 और 35 को वो किया उसको एक्सेप्ट कर लिया और हम इसको ऐसे लेके चलना चाहते हैं। इसलिए डिप्लोमेसी होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, हो रही है, डिक्लेयर नहीं हुई है लेकिन अनडिक्लेयर्ड जो है वो चल रही है। और फिर उसके साथ साथ ये जो ईरान का विजिट शाह महमूद कुरैशी का ये भी बहुत अच्छा है, UAE भी बहुत अच्छा हुआ जिसमें $2 बिलियन की किस्त उन्होंने वापस करने डिले कर दिया गया है। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन इंडिया विल हैव टू टेक स्टेप फर्स्ट। ये ना हो कि ये अचानक ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं और फिर एकदम ये कोई स्टेज ड्रामा करेंगे, पठानकोट वाला, उड़ी वाला, ये पुलवामा वाला, पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे। देखें नहीं, हमने तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, पाकिस्तान नहीं चाहता, तो ये इस चीज़ के लिए भी हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जी आमिर साहब।
बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बड़ी सिंपल सी बात है। हम दुनिया भर से मांगते फिर रहे हैं, वैक्सीन से लेके कर्जे तक, और हमारी कोई पॉलिसी नहीं, दफ्तर खारजा की कोई खारजा पॉलिसी नहीं, मिलिट्री डिप्लोमेसी जहाँ हमें कोई थोड़ी बहुत रिलीफ दिला देती है। हमारे वज़ीर खारजा साहब, अयाज साहब की ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, वो तो मुल्तान और इस्लामाबाद में आनी जानी हमें दिखाते रहे। जब दुनिया वैक्सीन ख़रीद रही थी, राब्ते हो रहे थे, तो ये दफ्तर खारजा का काम होता है, हमारे सफ़ीरों का काम होता है, हमारे वज़ीर खारजा का काम है कि भागे वहाँ पहुँचे। हमें तो पता था ना कि हमारे पास वैक्सीन ख़रीदने के लिए पैसे नहीं, मिन्नत तरला कर्जा जो भी करना था ना, आपने टाइम पे कर्जे लिए उस काम के लिए। अब आप नए नए मंसूबे अनाउंस करते हैं, पैसे आपके पास वैक्सीन के नहीं है, कर्जे आपको कोई देता नहीं है। अच्छा जी, अब आप किन्नू के लिए चले गए ईरान, जब किन्नू की फसल गुजर गई, देखें जब उस तक दोबारा हमारे यहाँ कोई ठाठू हो जाएगी तो फिर क्या होगा। हाँ, $2 अरब की बात ठीक है, उसके ऊपर देखें ना, आपके दिसंबर से लेके UAE ने वीज़े बंद किए हुए हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बेसिकली इसराइल वाला दबाव है, जो हम कहते हैं हम मानेंगे नहीं, लेकिन ये बात तो आ चुकी ना कि जी वो समझते हैं कि इसराइली बाशिंदों पर पाकिस्तानी कोई UAE में ना हरकत कर जाएँ, तो उनको भी दबाया हुआ है, बताया हुआ है। तो भाई हम अपने लोगों को तबलीग कर लें, हमें अपना जो इंटरनेशनली हमने प्रॉब्लम बनाए हुए हैं सारे के सारे, यूरोप में तो हम कर लेते हैं, खलीजी ममालिक में हमारे लोग कर नहीं सकते सिवाय भीख मांगने के। बड़ा गंदा फैक्ट है हमारे लिए, लेकिन यहाँ से सऊदी अरब भी लोग इसीलिए तरह जाते हैं और गल्फ़ में भी यही जाते हैं। यहाँ पे वो शिमले लगा के मदरसे भी खोलते हैं और भीख मांगते हैं। ये हमारी पूरी कौम का वहाँ पे एक कल्चर बन गया हुआ है। तो ना हम यहाँ पे ठीक करने के लिए स्टेटस तैयार हैं, तो यही काम हमारे आम लोगों ने भी अपना लिया है कि चलो जी रियाल लाएं, दिनार लाएं और कहानी बनाएं। अब आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ UAE सारी तिजारत कर रहा है इंडिया के साथ, और वो कह रहा है कि मैं सालिस बन रहा हूँ, तो सालिस किस चीज़ का बन रहा है? रियायत तो आपको नहीं मिल रही। मतलब आपसे कहेंगे कि भाई ठीक है, इसराइल ये जो कश्मीर वाला काम है ना, इस पर भी चुप करके बैठो और आगे चल के इसराइल पे भी हमारे साथ चलो, फिर हम आपके लोगों को रोज़गार जो मौजूद है उनको भी रखेंगे और लॉलीपॉप देंगे कि फिर हम आपके लोगों को नए जो वीज़े बंद किए हैं वो हम देंगे। ना हम अपनी कौम को इत्मीनान में लेते हैं, ना हम लोगों के साथ रब्ता रखते हैं, ना हम कोई बात करना चाहते हैं। पता नहीं हम किस उसमें बैठे हुए हैं कि अंदर एक खौल में गुम है और कि पता नहीं मेरी एक तकरीर से क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। दुनिया हकाइक पे चलती है, मफरूज़ों पे नहीं चलती। सियासत लोगों से मुलाकात पे चलती है। जो दुनिया जो इंटरनेशनल सियासत है वो इस बात की गमाजी करती है कि आपका इंटरेक्शन कितना है, कितने लोगों के साथ है और आप किसको साथ मिला के किसी दूसरे के साथ अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। इक़्तिसादी सिफारतकारी ही इस वक्त सऊदी अरब के लिए मुश्किल है, UAE के लिए मुश्किल है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, वहाँ से वो सारा काम ले रहे हैं। अब देखें जहाँ पाकिस्तान का वीज़ा बंद हो रहा है वहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारे ममालिक से लोगों को वो ले जाते हैं। सस्ती लेबर मिल रही है। हम स्किल्ड लेबर की भी तैयारी से पीछे चले गए हैं। मिनहसुल कौम हम एक इज्तिमाई गड्ढे में जा रहे हैं और सोचना पड़ेगा हमारे तमाम इदारों को, हमारी तमाम सियासतदानों को कि खुदा का वास्ता है बैठ जाओ, वरना जगह नहीं है हमारी कहीं पे, दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। जी आया साहब, देखिए बैक डोर या बैक चैनल जो राब्ते होते हैं वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो तो जंग के दिनों में भी चल रहे होते हैं। असल मसला ये होता है कि कॉमन ग्राउंड्स के हैं जहाँ पे बैठ के आपने बात करनी, कहाँ से शुरू करना है। आप इंडिया तो ज़ाहिर है इंडिया की क्या ख्वाहिश होगी, अगर आप टेबल पे बैठते हैं तो इंडिया कहेगा कि जो हो गया उसको तो छोड़े ना, कश्मीर भी हमने ले लिया है, अब या तो आपके कश्मीर पे बात करते हैं जो आपके पास है, या फिर ये है कि आप तिजारत पे बात कर लें, हमारे साथ मामलात इस तरह ताल्लुकात ठीक कर लें और इन चीज़ों को छोड़ दें। अब पाकिस्तान के लिए क्या ये पॉसिबल है कि कश्मीर को छोड़ के हम कहें जी हाँ तिजारत पे बात कर लेते हैं, दूसरे इश्यूज़ पे बात कर लेते हैं, या अब ठीक है जी वैक्सीन इंडिया कहता है हम आपको दे देते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि हम पे पहले पाबंदी लगा दी थी UAE ने पाकिस्तानियों के वहाँ जाने पे, UK ने, क्योंकि जी वो जी यहाँ बहुत फैल गया था, उससे कितना एक फैला था यहाँ और बड़ा एहतजाज भी हुआ यहाँ से। अब जब उन्होंने वहाँ पे फैलना शुरू हुआ है, जब इंडियन वेरिएंट उनको पता चला, जब सबूत मिले, तो उसके बाद उन्होंने फिर उनके प्राइम मिनिस्टर ने दौरा भी अपना मनसूख किया इंडिया का और फिर इंडिया को उस रेड लिस्ट में डाला है जिसमें पहले इंडिया नहीं था। क्यों इतना लेट क्यों डाला? जाहिर है मफादात हैं, कारोबारी मफादात हैं। तो UAE, सऊदी अरब और बाकी गल्फ स्टेट्स के भी यही मसाइल हैं, पूरी दुनिया के यही मसाइल हैं। इंडिया, अमेरिका जो रियायत इंडिया को दे सकता है पाकिस्तान को तो कभी नहीं देगा। इंडिया की तो गलत बात भी वो मान लेगा, वहाँ उसे इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ भी नज़र नहीं आएंगी। यहाँ कोई छोटी सी बात होगी तो उस पर बहुत सख्त रिएक्शन आएगा अमेरिका का, यूरोप का, बाकी लोगों का। तो जाहिर है अब आपने चूँकि इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया,
आप कुछ और करते रहे, इकॉनमी मजबूत करने का आपको कभी ख्याल ही नहीं आया, आपने कभी सोचा ही नहीं था कि दुनिया में कौमों की इज़्ज़त उनके वक़ार से होती है, उनके पैसे से होती है, दौलत से होती है। मुल्क छोटे बड़े नहीं होते, ज़ाहिर है उनका वक़ार छोटा और बड़ा होता है, जिस तरह से वो बिहेव कर रहे होते हैं। आपने उस तरफ तवज्जो दी होती, अपने आप को इकनॉमिकली इतना मजबूत बनाया होता तो आज पूरी दुनिया आपकी तरफ आ रही होती। लेकिन चूंकि बदकिस्मती से आप उससे बहुत पीछे रह गए। हम भी आज बैठ के बात कर रहे होते हैं ना कि हम इस काबिल ही नहीं है कि दुनिया से हम खरीद सकते हैं, और वाकई नहीं खरीद सके हम। आज हमारे ये हालत है। लेकिन अब इंडिया का भी जो नया वेरिएंट है, अब 3-3 लाख अगर वहाँ हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन तो इंडिया में हुई, लेकिन उसका रिजल्ट तो कोई सामने नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि नया वेरिएंट जो है शायद वो वैक्सीन उसके लिए काफ़ी नहीं होगी, तो फिर नए सिरे से जाना पड़ेगा। तो ये बड़े मुश्किल वक्त है, मैं आपको बताऊँ। ये हम बैठ के यहाँ तनकीद तो कर देते हैं बड़े आराम से, लेकिन इतना आसान नहीं है कि कोई वैक्सीन आ जाएगी और उसके बाद बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला रहम करे और ये इस मुश्किल दौर को भी गुजार दे, क्योंकि पहले दौर से हम निकले थे तो लग रहा था कि शायद अब इतनी सख्ती नहीं होगी। अब हुई है, अल्लाह ना करे कि आगे जाके इससे और ज्यादा ये सख्त हो जाए। नोबडी नोज के इसका क्या रिजल्ट होने जा रहा है। जी फैसल साहब, देखिए भारत के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी हो, बैकडोर मुज़ाकरात हों या सामने हो खुले हों, भारत के साथ बहरहाल जो है वो दोस्ती ज़रूर होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम की भी ख्वाहिश है, भारत के अवाम की भी ख्वाहिश है, और इस खित्ते का जो में अमन के क़याम के लिए और गुर्बत के ख़ात्मे के लिए भी ज़रूरी है दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो दोस्ती हो। लेकिन बात समझने की ये है कि जो लोग इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं उनकी अपनी कैपेसिटी कितनी है, कि जिस वक्त जो मुज़ाकरात जिस सतह पे हो रहे हैं इसकी पूरी दुनिया की नज़रें हैं और दुनिया के मफादात भी इस खित्ते पे मौजूद हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है। इस मौके पर वो जो है अपनी हक में कितनी चीज़ें मनवा सकते हैं। इनकी तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि TLP के साथ जो है वो मुज़ाकरात कर सके, उसकी हैंडलिंग कर सके। तो ये भारत जैसे शातिर मुल्क को किस तरह हैंडल करेंगे, इन पे किस तरह जो है इन्हिसार किया जा सकता है। इतना बड़ा आप मामला करने जा रहे हैं तो आपको पाकिस्तान की कम से कम जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं उनको जो है ज़रूर जो है वो एतमाद में लेना चाहिए, और कौमी असम्बली का जो है वो इजलास बुला के जिस हवाले से पॉलिसी बनानी चाहिए। पाकिस्तान में 70 साल के अलावा इसके अलावा कोई मसला ही नहीं है। अगर ये मसला हल हो जाए तो सारे मसले आपके हल हो जाए। तो जब बुनियादी मसला पाकिस्तान का जो हल होने जा रहा है, अगर वाकई ऐसा होने जा रहा है तो इस पर जो है पाकिस्तान को जो है ना वो बहुत संजीदा मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी की बहुत अहम है। ये ना हो कि ऐसे मामला करके चले जाएँ कि वो हम ज़्यादा ख़राब ताल्लुकात में ज़्यादा बेहतर हों। जी इलियास सर, देखिए जी, बैकडोर डिप्लोमेसी जो चल भारत के लिए वो किरदार सालसी का अदा कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट भी देखने चाहिए कि कश्मीर का मसला है, हमारे पानी का मसला है, हमारे जो दहशतगर्दी करवाता रहा भारत, इसे तमाम इश्यूज़ को वगैरह को देखना चाहिए और बताना चाहिए दुनिया को कि ये भारत की जानिब से अगर आप वो आ रहे हैं सालसी करवाने के लिए तो वो बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए, वो हमारे मसाइल हल होना चाहिए। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाया गया, तो ये जो तमाम मसाइल हैं आप देख लें, पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो बातचीत होती थी, अब वो बड़े अरसे बाद खुली है और बातचीत हुई है, भारत ने पाकिस्तान के पानी बंद किया हुआ है। तो ये जो सब ये लाइफ लाइन है पाकिस्तान के लिए, अब देख लें हमारी इस पानी की वजह से कितना नुकसान हुआ। इसके अलावा जो दहशतगर्दी हालिया जो अभी मुजाहरे हुए हैं उसमें देख लें कि ट्विटर जो हैंडल किए जा रहे थे सारे भारत की जानब से किए जा रहे थे। तो ये इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है इस तरह की चीज़ों से हमें देखना चाहिए, सामने लाना चाहिए इन चीज़ों को। जाए मुज़ाकरात करें लेकिन बातचीत करें, लेकिन उसका पता चलना चाहिए कि कश्मीर में भी उसके रिजल्ट्स जो आ रहे हैं सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान को उसका अगर जो सुलह होती है तो बिल्कुल खित्ते के लिए बड़ा ज़रूरी है, अमन बड़ा ज़रूरी है। लोग देखेंगे अमन अमान की सूरत हाल देखेंगे तो दोनों मुल्कों का फ़ायदा होगा। तो लेकिन ये जो भारत की जो मुदाखलत है, ये जो चीज़ें हैं, तो वो हमेशा इस तरह बातचीत करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो देखें वो कुछ ना कुछ कर देगा। उसने हमेशा दोस्ती बढ़ा के हाथ बढ़ा के दूसरे हाथ से नुकसान पहुँचाया। तो इस मसले को गवर्नमेंट को गौर से देखना होगा, सोच के समझ के फैसले करने। सही है जी, आपका पॉइंट। आप ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है, क्या TLP कलअदम होने से बच सकती है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। 210 FIR जो हैं वो लीगल प्रोसेस से गुजरेंगी और जिसमें साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है, और उस केस में 78A भी शामिल है 302 के साथ। और हमने जो उनको कालअदम करार दिया है उनकी 30 दिन में अपील आनी है हमारी मिनिस्ट्री को। ये करारदाद है जो हमारे दरमियान तय पाई।
नाज़रीन, गवर्नमेंट ने कलअदम TLP से मुज़ाकरात की तफसीलात मीडिया के सामने पेश कर दी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया टॉक की और बताया कि 16 MPO के तहत गिरफ्तार 650 से ज़ायद अफराद को रिहा कर दिया गया, जबकि 7 रिजवी समेत 210 FIR कानून अमल से गुजरेंगी। उन्होंने ये बताया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास 30 दिन का हक है, वो कलअदम करार देने के खिलाफ अपील कर सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम और पाबंदी बरकरार रहेगी। फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है, क्या आप समझते हैं TLP कलअदम होने से बच सकती है? लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी मजहबी जमातों को, ख़ास तौर पे फ़िरका वाराना हवालों से जो मुतारिक थी, उनको कालअदम जो है वो करार दिया गया है। अगर TLP को जो है उसको ख़त्म किया गया, उसको दोबारा बहाल किया गया, तो पाकिस्तान जो है बहुत बड़े जो है दोबारा से किसी फ़रका वाराना फसादात की जो है वो लपेट में आ सकता है, क्योंकि बहुत ताकतवर दूसरे ग्रुप भी हैं जिनको जो है वो रियासत ने जो है कालअदम करार दिया गया और उनकी तरफ से कोई सख्त रिएक्शन नहीं आया। अगर हम ये कहें कि उन्होंने रियासत के फैसले को जो है मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अगर TLP को बहाल किया गया तो फिर उन कुव्वतों की तरफ से, उन जमातों की तरफ से जो है वो बहुत कोई सख्त रिएक्शन आ सकता है। तो इस हवाले से फिर वही वाली बात है कि हुकूमत को जो है कि जो भी फैसला करे वो संजीदगी के साथ करे। अगर TLP को अगर बहाल करने जा रही है तो दीगर जो ग्रुप हैं फिर उसके हवाले से भी फिर कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, वरना ये पाकिस्तान में बहुत सूरत हाल जो है ख़राब हो सकती है। आमिर साहब, देखिए, TLP पे पाबंदी आर्टिकल 17(2) के तहत तो नहीं हुई, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत हुई। और हमने तो कल ही बता दिया था कि अपील आएगी TLP से, चूँकि मुआहदा हो गया था। आज शेख साहब ने वो वजाहत कर दी। हम तो ये दे चुके थे कि जनाब ना सुप्रीम कोर्ट में ये जाएंगे TLP को पक्का फारिग करने के लिए और फिर ECP जाना पड़ता, तो वो तो मुआहदा हो गया था पिछली रात। और उसके नतीजे में साथ ये भी कह दिया अपील आएगी वजारत दाखिला को, वो काबीना में जाएगी, लेकिन काबीना थोड़ा टाइम लेगी क्योंकि अभी FATF आ रहा है। और हमारा ख्याल ये है कि इस तरह की बच्चों की हरकतें करके हम FATF वालों को कुछ और सुना लेंगे। ये नहीं होना चाहिए था, इस सारे काम से बचना चाहिए था, इज्तनाब करना चाहिए था। ये गले की हड्डी बन चुका है इनके लिए और बहुत मुश्किल होगा। और आपका दुश्मन, आप बैकडोर डिप्लोमेसी में FATF UAE पे भी है कि हमारी सपोर्ट करें, खामोश ना हो जाएं वहाँ जाके, क्योंकि इंडिया के साथ जो बातचीत होनी है वो भी FATF उसके अंदर एक हिस्सा होना है कि हम किस तरीके से किसी को मना लेंगे, चुप करा हिम्मत कोई नहीं है। हम एक बड़े डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं खुदा न खास्ता, और हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी मुल्क की क़यादत फैसले इतनी जल्दी जो होने चाहिए वो नहीं ले रहे, बल्कि ये इस तरह होता है कि प्राइम मिनिस्टर तकरीर करता है, 12 घंटे बाद उस तकरीर के बरक्स उसका वज़ीर दाखिला फैसला करके आता है, और उसी हुकूमत का वज़ीर इत्तलात 12 घंटे बाद कहता है कि वज़ीर दाखिला गलत कह रहा है, और 24 घंटे बाद वज़ीर दाखिला कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, और बीच में दुआ बताती हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि TLP बहाल नहीं होगी। TLP बहाल भी होगी और हमारे साथ अच्छा भी नहीं होगा। जी ब्रिगेडियर साहब, तो आई थिंक इसमें बहुत जल्दबाजी की गई है। ये ऐसे फैसले बहुत सोच समझ के, प्रोज एंड कॉन्स को देख के, प्लस माइनस देख के, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, अल्टीमेटली हमने क्या करना है, उसके बाद फैसला करना चाहिए। आई थिंक जो मुझे लगता है वो ये है कि टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तभी TLP ने ये अपनी एहतजाज ख़त्म किया है। ये कहा होगा कि क्योंकि हमने तो अनाउंस किया हुआ है, वी कांट गो बैक, इट्स अ लीगल प्रोसेस। अब आप इसके ऊपर 30 डेज के अंदर अपील करें, और फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोसिक्यूशन कैसा केस लेके जाती है। अगर प्रोसिक्यूशन भी केस रखती है, ज़ाहिर है कि कोर्ट जो होगा उसको रिस्टोर कर देगा, यही चांसेस लगते हैं। बट आई थिंक इनको ओवरऑल सोचना चाहिए कि इसके क्या नताइज होंगे, इससे क्या प्रॉब्लम होंगी। या तो स्टेप लिया है तो उसको ऑनर करना चाहिए। केसेस जो हैं उनके, जो कि FIR कटी हुई हैं, 302, 303 केसेस हैं, वो आई थिंक वो केसेस ड्यू प्रोसेस पे जाकर क्लियर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग साहब रिजवी साहब। लेकिन TLP का जो अपना एक है वो देखना है कि वो हुकूमत इसको कैसे लेके चलती है, और वो बड़ी क्लियर पता चलेगा। जो ये अपील होगी, प्रोसिक्यूशन आएगी, उसमें पता चलेगा कि ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है या नहीं हुई है। बट अल्टीमेटली मेरे ख्याल में TLP को ये रिस्टोर कर लेगी अदालत के थ्रू। जी इलियास साहब,
जी बिल्कुल, ये जो इनके मुआहदे हुए हैं उसके मुताबिक अगर वो अपील करते हैं तो गवर्नमेंट को इसको ऑनर करना पड़ेगा जो भी सूरत हाल है, लेकिन ये अदालती फ़ैसले होंगे, इसके मुताबिक इनको कानून के मुताबिक ही अपना रिलीफ लेना पड़ेगा। तो जहाँ तक जो दूसरे मामलात हैं उसको देखेंगे, वो भी FIRs वगैरह भी वो कानून के मुताबिक ही ये सारी होंगी, इसके बगैर तो वो कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते थे मुआहदे के मुताबिक तो वो बाकी उन्होंने मामलात कर दिए, लेकिन अब ये जो मामलात हैं इसके लिए वक्त दरकार है, तो वो पूरे वक्त के मुताबिक कानून के मुताबिक ही अगर गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट पर रहती है तो फिर ये रिलीफ मिलेगा TLP को। सही जी आया साहब। वो दुआ पंजाबी में कहते हैं माड़ी सी तो लड़ी क्यों सी, मतलब आप इतने कमज़ोर थे, पहले लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, फिर आप नी जर्क रिएक्शन आपका आता है, आप अचानक आपको पता चलता है जी इस पे पाबंदी लगा दें। अब शेख साहब की बात सुन के तो मुझे लग रहा था कि हम महबूब का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और हमसे सुलह कर ले आके, मतलब उनकी गुफ्तगू से तो बिल्कुल मुझे ऐसे ही महसूस हुआ है कि 1 महीने का टाइम है और हमने उनसे कहा वो आ जाएं और मामला हल हो जाएंगे। अब यहाँ तो आपने मसला तो अपना कर लिया वक्ती तौर पे, जो कल भी मैं बात कर रहा था, आपने मसला हल कर लिया वक्ती तौर पे, आपकी रियासत बड़ी मजबूत हो गई, बड़ी ताकतवर हो गई। उसके बाद अगर आप बहाल कर देंगे फिर इंटरनेशनल लेवल से एक प्रेशर आएगा, एक अंदर से तो आएगा ही, इंटरनेशनल लेवल से भी एक प्रेशर आएगा। तो मेरा ख्याल है सारा कुछ करते हुए, पाबंदी लगाने से मुज़ाकरात करने तक, आपने ये सोचा ही नहीं कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, इसका नुकसान क्या हो सकता है हमें। आप बस वो चाहते हैं कि जी ये डांग टपाओ पॉलिसी ठीक है, यहाँ से बच जाए, ये थोड़ा सा टाइम ले लें, फिर आगे जाके देखेंगे क्या होगा। इस तरह से रियासतें नहीं चला करती, रियासत को फैसले एक ही दफ़ा लेने पड़ते हैं और फिर उन पे अमल दरामद कराना पड़ता है। अगर कमज़ोरी रियासत की नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर रियासत को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचा करता है। इसलिए कोई भी फैसला करें सोच समझ के, पूरा होमवर्क करके करें, वरना नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा बिल्कुल नहीं होता। आपकी बात, जो फैसला भी किया जाए सोच समझ के, बाकायदा होमवर्क करके किया जाए ताकि होने वाले नुकसान से बचा जा सके। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।